बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, ये वाली तो बहस ही ख़त्म हो गई कि इमरान खान साहब ने जेल कैसे काटी। आज इमरान खान साहब के बेटे का एक इंटरव्यू आया, जुल्फ़ी बुखारी का भी है। CNN के जर्नलिस्ट ने एक बाकायदा प्रोग्राम जारी किया है जिसमें बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की जेल को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। उनके बेटे ने ना एक जुमले में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने कहा जी कि आई नो हिज कैरेक्टर, कि मैं उनके किरदार को जानता हूँ। इमरान खान इज़ वेरी वेरी हार्ड टू शेक, कि इमरान खान को तोड़ना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, आप नहीं तोड़ पाएंगे। ये इमरान खान के बेटे ने कहा। बेटे से ज़्यादा बाप को कौन जानता है। तो ये वाली तो बहस ही ख़त्म हो गई ना कि इमरान खान ने जेल कैसी काटी, बहादुरी से काटी या नहीं काटी, वो अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा या नहीं डट सका। ये वाली बहस ख़त्म हो गई। आज अगर कोई ये कहता है कि इमरान खान से ज़्यादा बहादुरी से नवाज शरीफ ने या जरदारी ने जेल काटी, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। इमरान खान साहब का मुकाबला इन लोगों से अब है ही नहीं। यानी ये तो अपने आप को भी धोखा देने वाली बात है और पब्लिक को भी धोखा देने वाली बात है अगर कोई सवाल उठाए इस वक्त ये कि इमरान खान ने जेल कैसे काटी है। देखिए, इतनी सख्त जेल काटने के पीछे ना एक वजह यह है कि इमरान खान बेगुनाह थे। गुनहगार आदमी जो होता है ना, वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। उसे पता है उसने गलत किया है तो उसे कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो बेगुनाह आदमी होता है वो डट जाता है अपनी बात के ऊपर। वो ये कहता है जब मैंने गुनाह किया ही नहीं तो मैं इसे कबूल क्यों करूं, ये जुल्म है, मैं इसके सामने खड़ा हो जाऊंगा। उसे वजह मिल जाती है। तो जब भी नवाज शरीफ या जरदारी पकड़े गए तो उनके पीछे बहुत सारे जराइम थे, तो उन्होंने हमेशा कोशिश की कुछ भी करके। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में डील करके पाकिस्तान से भाग गए, आसिफ अली जरदारी भी डील करके पाकिस्तान से चले गए, फिर ये दोनों मुआहदे करके पाकिस्तान वापस आए, फिर नवाज शरीफ दोबारा पकड़े गए तो डील करके भाग गए, फिर बीच में जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दिया वक्त सख्त आया तो ये भी भाग गए। तो इनकी ना भागने दौड़ने की बड़ी अच्छी तरबियत है, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है। लेकिन पहली मरतबा एक लीडर ऐसा आया जिसने बड़ी इस्तकामत के साथ जेल काटी है। ये जो इंटरव्यू है इसके कुछ हिस्से मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान के बेटे ने, जुल्फ़ी बुखारी ने, इन लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। इनमें से चंद चीज़ें मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। कासिम खान, इमरान खान के बेटे ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त एक फ़ौजी आमिर के ज़ेरे साया है। आज़ादी इजहार और एहतजाज की हर आवाज़ को दबाने के लिए मुज़ाहिरीन के साथ सख्त और ज़ालिमाना सलूक किया जा रहा है। ये इमरान खान को जड़ से मिटा देना चाहते हैं। 1992 के वर्ल्ड कप की फतह की सालगिरह पर उन्होंने तस्वीर जारी की, लेकिन उन्होंने इमरान खान की वर्ल्ड कप उठाने वाली तस्वीर जारी नहीं की। ये इमरान खान का चेहरा ब्लर कर देते हैं, ये एरेडिकेट कर रहे हैं, जो कि नामुमकिन है क्योंकि 95% अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। हुकूमत ने गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान होने वाले हर किस्म के एहतजाज के खिलाफ इंतहाई सख्त रवैया इख्तियार किया है, क्योंकि ये एक फ़ौजी आमरीत है। इसलिए उन्हें किसी भी किस्म की आज़ाद आवाज़ या एहतजाज को दबाने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। उन्होंने हर मुमकिन तरीका इख्तियार किया। बाद औक़ात इन लोगों को भी यरगमाल बनाया गया जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लोग किसी हद तक असर डालने में कामयाब होंगे। एक सवाल उनसे किया गया कि इमरान खान शायद पाकिस्तानी रियासत की तारीख के सबसे मशहूर पाकिस्तानी है, क्या आपको क्रिकेट की दुनिया, खेलों की दुनिया या सियासी दुनिया से कोई हमायत मिल रही है? तो इस पर इमरान खान साहब के बेटे ने बड़ा तफसीली जवाब दिया। कासिम खान ने कहा कि हमें कई क्रिकेट कप्तानों की जानिब से हमायत ज़रूर मिली है। कभी कभार सियासत में मौजूद कुछ लोगों की जानिब से भी कोई ना कोई बयान सामने आ जाता है, लेकिन कुछ भी बड़ा नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे सूरत हाल में किसी नुमाया अंदाज में फ़र्क पड़ा हो। जब भी लोग वहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आवाज़ उठाते हैं तो हमारे लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण पैदा होती है। लेकिन मैंने बहुत जल्द ये सीख लिया कि ये उम्मीद ज़्यादा देर कायम नहीं रहती और लोग दुनिया में होने वाले दूसरे मामलात की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। हकीकतन इसके लिए किसी की जानिब से बड़े और मौसर इकदाम की ज़रूरत है। लेकिन मैं ट्रंप जैसे लोगों की तरफ देखूंगा जिनके साथ हमारे वालिद के अच्छे ताल्लुकात थे। मैं समझता हूं कि जब पाकिस्तान में मौजूदा हुक्मरान उन्हें नोबल अमन इनाम, क्रिप्टो करेंसी और कुदरती मादनियात की पेशकश कर रहे हों तो कारोबारी नुक्ता नज़र से ये कहना समझ में आता है कि ठीक है, अब यही लोग पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कंप्रोमाइज़ किया क्योंकि फ़ायदे मौजूदा हुक्मरानों के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन ये बदउनवान लोग हैं, ये ऐसे मुजरिम हैं जिन्हें कानून की हुक्मरानी और किसी किस्म की इज्जत और असूल की कोई परवाह नहीं है। ये अपने मुआहदों की पासदारी भी इस तरह नहीं करेंगे जैसे हमारे वालिद करते थे।
मैं ये बात ज़ाती नुक्ता नज़र से नहीं कह रहा, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान खान एक ऐसे शख्स हैं जो कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत और मुनसिफाना मामलात पर यकीन रखते हैं। फिर कासिम खान ने अपने बारे में कहा, उसने कहा जी मैं आज जितना परेशान हूँ इससे पहले कभी इतना परेशान नहीं हुआ। इमरान खान से 5 महीने में जब आखिरी मरतबा हमारी गुफ्तगू हुई तो वो अपने इलाज और दीगर कैदियों के इलाज के हवाले से काफ़ी परेशान थे। इन जेलों में कैदी हेपाटाइटिस की वजह से मर रहे हैं। इमरान खान की आंख का इलाज ना करवाना परफेक्ट मिसाल है। इमरान खान को 3 महीनों तक तकलीफ रही लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। जब हमारी इमरान खान साहब से बात हुई तो वो काफ़ी बेचैन थे। ये जनाब इंटरनेशनल मीडिया को इमरान खान के बेटे ने इंटरव्यू दिया। इसमें जुल्फी बुखारी ने कहा कि कासिम खान ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इमरान खान को लोगों के जहनों से ये जड़ से मिटा देना चाहते हैं। आज इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे मकबूल लीडर है और मैं भी ये समझता हूँ कि इमरान खान की जेल लंबी हो गई है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी है, जितने वो आज मकबूल हैं, नवाज शरीफ, बिलावल, ये लोग कभी भी उतने मकबूल नहीं हैं। और अगर ये लोग मकबूल होते तो शायद इमरान खान साहब की कैद इतनी लंबी ना होती। इमरान खान ने असूलों के पक्के होने की वजह से मार खाई है, ये भी जुल्फी बुखारी ने कहा। जो एक CNN के तज्जियाकार हैं उन्होंने कहा जी कि इमरान खान का तर्ज सियासत मगरिब वाला तर्ज सियासत नहीं था। इमरान खान मगरिब की सियासत पर अफगानिस्तान के हवाले से सवालात उठाते थे और मेरा भी यही ख्याल था कि इमरान खान को 6 से 8 महीनों में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में फ़ौज का सियासत में बहुत बड़ा किरदार है। अमेरिका के लिए इंसानी हकूक़ बड़े मानी रखते हैं। तो ये एक इंटरव्यू था जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल थी इमरान खान साहब को लेकर, लेकिन इमरान खान साहब को बिल्कुल कैद तन्हाई में रखा हुआ है। 3 साल मुकम्मल हो गए हैं और निज़ाम इसके बावजूद एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया। आज क्योंकि 3 साल मुकम्मल हो गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना था, तो उन्होंने एहतजाज किया। बड़े पैमाने पर लोग निकले, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में निकले, कराची में निकले, सिंध में निकले, लोगों ने बलूचिस्तान में एहतजाज किया। खैबर पख्तूनख्वा में जो जलसा है वो रिपोर्टिंग मैं आपको अगले वीलॉग में करूंगा, तफसील के साथ बताऊंगा कैसा जलसा हुआ, किस नौयत का जलसा हुआ, लेकिन वहाँ पे सरकार ने किन चीज़ों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर जोर डाला है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। पंजाब में बड़ा क्रैकडाउन किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे, और ये क्रैकडाउन गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी था। पुलिस लोगों के घरों पे, डेरों पे छापे मार रही थी, दफातर पे छापे मार रही थी। और अब बिलाखिर जब लोगों ने एहतजाज किया तो लोग निकल आए। लाहौर ऐवान अदल के मनाज़िर हमने देखे, बड़े पैमाने पे लोग निकले, बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई, कई और जगहों पे भी गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को। अलग अलग शहरों में एहतजाज हुआ, सरगोदा में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, गुजरावाला में, सियालकोट में, रावलपिंडी में, हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियाँ वाली में लोग निकले हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं निकले, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर निकलने चाहिए थे वो नहीं निकल पाते। उसकी वजह यह है कि हसीना वाजिद वाली पॉलिसी रखी हुई है मरीम नवाज ने पंजाब में। आसिम मुनीर और मरीम नवाज ने इतना जुल्म किया पंजाब के अंदर, इतना जबर किया पंजाब के अंदर कि लोगों को कुचल कर रख दिया। तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो अब निकल कर एहतजाज करें। मिडिल क्लास होती है, आपको पता है। हाँ, लेकिन जिस दिन सारे निकलेंगे उस दिन फिर आप देखिएगा यहाँ पे तमाशा क्या लगेगा पंजाब में, और वो दिन हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिरफ्तारियों के बावजूद एहतजाज ज़रूर किया है। पेशावर से जब जलसे के विजुअल्स आएंगे आपके साथ मैं शेयर करूंगा, वहाँ पे सरकार ने मना किया है सुहेल अफरीदी और उनकी टीम को कि आपने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं करना। हम आपके साथ कुछ मामला तय कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आप लॉन्ग मार्च की तारीख देने से गुरेज करें और लॉन्ग मार्च में जाने से या इस किस्म की कोई हिकमत अमली बनाने से आप गुरेज करें। यह कहा गया सरकार की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को। लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कहा ठीक है जी, आप इमरान खान की बहनों की मुलाकात करवा दें मंगल वाले दिन, बुध को हमारा जलसा है, हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात कराएं इमरान खान साहब की बहनों की, और जो बातचीत होती है वो बातचीत हमें पता चल जाए। इमरान खान साहब जो कहेंगे हम वैसे आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपका ये दावा है कि इमरान खान साहब के मामलात को आप हल कर रहे हैं या मामलात आगे बढ़ रहे हैं और हम किसी किस्म की अनाउंसमेंट ना करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आप इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात करवा दें। फिर इसका जवाब जो है वो सरकार ने या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, जो बीच में पैगाम रसां थे, जो सवाल जवाब हो रहे थे, उन्होंने इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। अगर खैबर पख्तूनख्वा के लोग और लाहौर के लोग, इस्लामाबाद के लोग, कराची के लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर बार बार निकलकर धरने दें, जगह जगह जाके बैठ जाएं और लॉकडाउन वाली वो पॉलिसी जो इमरान खान साहब ने जेल से कही थी अगर उसको इंप्लीमेंट करें, यानी इमरान खान ने जेल से लॉकडाउन का वर्ड तो नहीं लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट का वर्ड बोला था, और उसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों ने यही लिया था
कि अब हम पूरे मुल्क को बंद कर देंगे, हर चीज को बंद कर देंगे। तो बजाय इसके कि सुहेल अफरीदी सबको लेकर इस्लामाबाद की तरफ चलें, अगर वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर दें और सप्लाइयां बंद कर दें और वहां से एक मुश्किल पैदा कर दें मौजूदा सरकार के लिए, तो इनके नाक में दम हो जाएगा। अगर ये हुकूमत गिरा भी देंगे तो ये खैबर पख्तूनख्वा में निज़ाम को नहीं चला पाएंगे। कश्मीर के अंदर तो चले ये बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, बर्बरियत कर रहे हैं, वैसी बर्बरियत क्या ये खैबर पख्तूनख्वा में करेंगे? एक नई मुसीबत बन जाएगी। और ये वो वक्त था जब एहतजाज किया जा सकता था, यानी 14 अगस्त तक का टाइम देते कि ठीक है जी इमरान खान साहब को, यानी 2 महीने इमरान खान क्यों इंतजार करे? तीसरा सवाल यही था ना कि 2 महीने इमरान खान का क्या बनेगा? अब इमरान खान 2 महीने इंतजार करते रहेंगे कि 2 महीने बाद का सुहेल अफरीदी ने टाइम दे दिया तो 2 महीने अब मैं जेल काटता हूं, मैं ये अगस्त की गर्मी भी बर्दाश्त करता हूं, मैं सितंबर की गर्मियां भी बर्दाश्त करता हूं, मेरी आंख का प्रॉब्लम भी बर्दाश्त करता हूं, अस्पताल नहीं लेकर जाते हैं ये भी बर्दाश्त करता हूं, मुलाकातें करवाते हैं नहीं करवाते ये भी बर्दाश्त करता हूं। भाई अगर टाइम देना है तो आपने 2 महीने का भी देना है, आपने 2 दिन का भी देना है, आप 10 दिन का टाइम भी दे सकते हैं। ऐसी कौन सी तैयारियां हैं जो गुज़िश्ता सुहेल अफरीदी को तो लाया ही इसके लिए गया था ना कि तैयारी करें और एहतजाज करें, इमरान खान साहब को बाहर निकालना है। तो जो तैयारियां आपकी पिछले 1 साल में नहीं हो सकी, वो तैयारियां आपकी आप 2 माह में कर लेंगे। जो काम आप 1 साल में नहीं कर सके वो आप 2 माह में भी नहीं कर सकेंगे। और अगर जो काम आपने करना है वो आप 10 दिन में, 5 दिन में भी कर सकते हैं, 1 हफ्ते में भी कर सकते हैं। इमरान खान के नाम के ऊपर पाकिस्तानी निकलते हैं। तो इमरान खान ने कुछ और कहा था, ये अब इकट्ठे होकर इस्लामाबाद की तरफ दोबारा जाएंगे तो दोबारा कत्लेआम हो जाएगा या जो भी इस तरह की हरकत होगी। तो देखते हैं कि होता क्या है। लेकिन इमरान खान साहब का क्या होगा इस दौरान? क्या बिल्कुल खामोशी रहेगी या कोई तहरीक चलती रहेगी? इमरान खान साहब के इलाज के लिए, उनकी मुलाकातों के लिए क्या होगा? इतनी लंबी डेडलाइन दी गई है, तो क्या इस बात की कोई गारंटी है कि इस बीच में इमरान खान साहब को, उनकी सेहत को कोई और नुकसान नहीं पहुंचेगा? देखें ना, अगर तो आपको इस बात की फिक्र है कि इमरान खान साहब की हालत ठीक नहीं है या उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो फिर आपने टाइम दे दिया 2 महीने का कि 2 महीने आपको दे रहे हैं, 2 महीने आप इमरान खान साहब से ज्यादती कर सकते हैं, उसके बाद आपको हम ज्यादती नहीं करने देंगे। ये बहुत अजीब चीज़ है, मुझे तो सुनने में बहुत अजीब लगी। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये उनका अपना डिसीजन है, उन्होंने ये फैसला ले लिया है। इसकी मंतक फिलहाल मुझे तो समझ नहीं आई। लेकिन मजे की बात आपको बताऊं, 2 महीने ये भी गुजर जाएंगे। अगर किसी को लगता है ना कि ये 2 महीने नहीं गुजरेंगे, एक एक दिन करके ये भी गुजर जाएंगे, फिर क्या होगा? क्या गारंटी है कि 2 महीने बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चीज़ों को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी? हो सकता है कि 2 महीने बाद ये नए मसाइल में इससे ज़्यादा फंसे हुए हों, बहुत मुमकिन है। यानी इन्हें तो लगता था कि 8 फरवरी को ये इलेक्शन चोरी करेंगे और 9 फरवरी से पाकिस्तान A1 हो जाएगा। लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन चोरी होने के बाद 9 फरवरी से इनको ऐसी मुसीबत पड़ी है कि ये पिछली मुसीबतें सारी भूल गए हैं, पिछली तकालीफ सारी भूल गए हैं, जो अब ये मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो कोई गारंटी नहीं है कि 2 महीने के बाद एस्टेब्लिशमेंट को ज्यादा स्पेस मिलने का कोई फायदा हो जाएगा। हो सकता है उनको उल्टा नुकसान हो जाए, लेकिन अपोजिशन को यह वक्त जाया नहीं करना चाहिए था। अगर आप लॉजिकली देखें तो उन्हें इस वक्त से फायदा उठाना चाहिए था। अब देखते हैं ये तैयारी क्या करते हैं। अगर उन्होंने 2 महीने मांगे तो 2 महीनों में ये लोग क्या करते हैं वो भी हम देख रहे हैं। मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ से एक मुलाकात की है मुबैना तौर पर, और फिर शहबाज शरीफ ने वजारतों की कारकर्दगी पे रिपोर्ट भी तलब कर ली है। यानी सादी सादी बात है कि मोहसिन नकवी को नहीं ये छेड़ सकते। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि ये भारी आदमी है भाई, इसके साथ हम पंगा नहीं ले सकते। आसिम मुनीर साहब के घर का कुत्ता भी आएगा तो उसको हमने सलूट करना है, ये तो मोहसिन नकवी उनका बहुत करीबी आदमी है, तो वो नहीं छेड़ सकते, वो पंगा नहीं ले सकते। लिहाजा जितना मर्जी एक दूसरे पे मलबा डाले, गन तो पड़ गया पाकिस्तान में। कारकर्दगी इनकी क्या है? बहुत सारे लोग एक्सप्लेन करते रहते हैं। वकार खान साहब का उन्होंने भी ये एक्सप्लेन किया, कुछ चीज़ें बताई उन्होंने। हम आपको वक्तन फ़वक्तन यही चीज़ें सब बताते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा करप्शन गुज़िश्ता 4 सालों में हुई है, और ख़ुद एतराफ़ किया कि सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग भी गुज़िश्ता 4 सालों में हुई है। ये वज़ीर दाखिला ने खुद एतराफ़ किया था। IMF ने कहा था कि 5300 अरब रुपए का इसका हुजम है। इतनी करप्शन तो पहले कभी नहीं हुई। फिर गुज़िश्ता 61 वर्षों में सबसे कम बैरूनी सरमायाकारी पिछले 3 साल में आसिम मुनीर साहब के दौर में हुई है। इसी दौर के अंदर 23 साल बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक बार फिर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, और गुज़िश्ता 2 बरस बदतरीन है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के सबसे ज्यादा जवान गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान शहीद हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी दौरे हुकूमत के मुकाबले में सबसे ज्यादा कर्जा गुज़िश्ता 4 साल में लिया गया है। क्रिकेट जो है उसको गुज़िश्ता 4 सालों में तबाह बर्बाद कर दिया गया। आलमी रैंकिंग में हम इतना नीचे कभी नहीं गए। पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है सोमालिया से भी नीचे चला गया। दुनिया के 3 बदतरीन पासपोर्ट के अंदर हम शामिल हो गए।
तो सिस्टम तो वाकई पहले भी तबाह था, लेकिन जो सिस्टम की तबाही आसिफ मुनीर साहब के आने के बाद फिरी है ना, उससे पहले कभी नहीं फिरी। यही सिस्टम पाकिस्तान में था, बाद वक्त पाकिस्तान ऊपर भी जाता था। इसी सिस्टम के अंदर इमरान खान साहब डिलीवर करने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान की मईशत भी आगे जा रही थी। लेकिन अब नहीं, अब सिस्टम इन्होंने यही चलाना है, हुकूमत इन्होंने पूरी करनी है, कंट्रोल इन्होंने अपने हाथ में रखना है और सारा कुछ इनको चाहिए। मिसाल के तौर पे अब देखें ना, उस्ताद की कितनी इज्जत होती है। ये परवेज हूद भाई, उनका एक स्टेटमेंट है और उन्होंने बात की प्रोफेसर्स के साथ, वाइस चांसलर्स जो यूनिवर्सिटियों के होते हैं। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद के 25 के करीब वाइस चांसलर्स को डीजी ISPR ने बुलाया, अहमद शरीफ साहब ने अपने दफ्तर के अंदर बुलाया। 25 वाइस चांसलर्स तालीमी इदारों के, उनको बुलाया गया अपने दफ्तर में डीजी ISPR की जानिब से और उन्हें कहा कि तुम लोगों ने बच्चों को मुहिब्बे वतन बनाना है और साथ ही उन्होंने मुहिब्बे वतन बनाने के नुस्खे भी बताना शुरू कर दिए। जनाब ऐसे ऐसे बच्चे जो हैं वो मुहिब्बे वतन बनेंगे। अब बेचारे सारे वाइस चांसलर वो डरते हैं, जनाब फौजी हैं, यूनिफॉर्म में, मारेंगे पकड़ के, ये तो अगवा कर लेते हैं, नौकरियां भी छीन लेते हैं। तो वाइस चांसलर चुप करके सुनते रहे। बीच में से एक आधा बोला तो परवेज हूद भाई के बकौल उसको ऐसी चपेट पड़ी या ऐसी उसकी सुथराई की गई कि उसके बाद वो भी खामोश हो गया। ये नादरीन सूरत हाल है कि बच्चों को मुहिब्बे वतन बनाओ। कैसे? क्या रोजाना सुबह वो जूते पॉलिश करें, ऐसे मुहिब्बे वतन बनेंगे? ये पाकिस्तान क्यों ऐसा मुल्क है जहां पे हर किसी को यकीन दिलाना पड़ता है कि मैं मुहिब्बे वतन हूं? जो बंदा बात करता है उसको सबसे पहले बताना पड़ता है जी मैं मुसलमान हूं, मेरा जनाब इस बात पे ईमान है, लिहाजा मेरी बात का गलत मतलब ना लिया। हमें क्यों करना पड़ता है? जो बंदा बात करता है किसी एक इशू के ऊपर, उसको पहले सफाई देनी पड़ती है जी मैं पाकिस्तान का बड़ा हमदर्द हूं, मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान। ये क्यों कहना पड़ता है आपको भाई? दुनिया के किसी मुल्क में आपको नहीं कहना पड़ता। यूरोप में चले जाएं, आपको एक भी गद्दार नहीं मिलेगा। बरतानिया में चले जाएं, आपको कोई गद्दार नहीं मिलेगा। अमेरिका में चले जाएं, आपको कोई गद्दार नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में चले जाएं, जापान में चले जाएं, साउथ कोरिया में चले जाएं, आपको गद्दार मिलेंगे ही नहीं। आपको थाईलैंड में भी गद्दार नहीं मिलेंगे। आपको दुनिया के किसी मुल्क में गद्दार नहीं मिलेंगे। गद्दार आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। यहां पे गद्दारी के फतवे लगाए जाते हैं, ये भी गद्दार है, ये भी गद्दार है, ये भी गद्दार है। कश्मीरी गद्दार, बलोची गद्दार, पठान गद्दार, पंजाबी गद्दार, बंगाली गद्दार, कोई रह गया? हर एक को यहां पे गद्दार बना देते हैं पकड़ के। और अब जनाब डीजी ISPR प्रोफेसर्स को, जो तालीम याफ्ता लोग हैं, उन्हें वाइस चांसलर को बुलाकर बता रहे हैं कि तलबा को मुहिब्बे वतन कैसे बनाना है। ये नुस्खे वो उनको दे रहे हैं। अंदाजा कीजिए आप। यानी अब ये सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे कि ये मुहिब्बे वतन तालिब इल्म है और ये वाला नहीं है। नाज़रीन, मुहिब्बे वतन आदमी है, मैं गारंटी देता हूं, रज़ी ताहिर बहुत मुहिब्बे वतन है, पाकिस्तान से बहुत प्यार करता है। ना करता होता चुप करके बैठ जाता, ना करता होता कोई और कारोबार कर लेता। कोई बहुत अमीर आदमी नहीं है, गरीब जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान से प्यार करता है। वो खबर देना चाहता है उस बात की जो जुल्म और ज्यादती हो रही है। उसे पकड़ के 14 दिन के रिमांड पे भेज दिया जेल में, और रिमांड नहीं, शनाख्त पीरियड के ऊपर भेज दिया 14 दिन के लिए। इसकी शनाख्त करो ये कौन है। और भाई वो सहाफ़ी है, पूरा पाकिस्तान उसे जानता है, पाकिस्तान में उसकी रिहाई के लिए ट्रेंड चल रहा है और पाकिस्तान की अदालत ने पकड़ के उसको भिजवा दिया जेल में कि इसकी शनाख्त पीरियड करो, कि पहचानो ये कौन बंदा है। शनाख्त पीरियड के लिए वो भी एक जर्नलिस्ट है, वो कवरेज करने के लिए गया, उसको उठा के भेज दिया जेल के अंदर, शनाख्त परेड के अंदर डाल दिया और बहुत सारे लोगों को डाल दिया। अच्छा, खवातीन के हवाले से मैंने एक खबर आपको दी थी कि खवातीन को एक प्राइवेट फार्म हाउस पे रखा गया था और ये कश्मीरी खवातीन थी। इसमें बहुत सारे लोगों ने शोर मचाया, ख्वाजा साद रफीक ने भी बात की, बहुत सारे और लोगों ने बात की। तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बड़ी उजलत में खवातीन को वहां से खबर चलने के बाद निकाला गया और कुछ खवातीन को रिलीज किया गया गारंटियां लेकर, और कुछ खवातीन को जो है वो इस सिलसिले के अंदर केसों में डाला गया। ये है अब तक वो वाले मामले की सूरत हाल। नाज़रीन, जाते जाते आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर देखें। ये मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था ना, बरतानिया में एक आदमी गिरफ्तार हुआ था जिस पे इल्ज़ाम था बच्चों के रेप के केस के हवाले से, ग्रूमिंग स्कैंडल है यहाँ बहुत बड़ा, उसमें उस आदमी के ऊपर ये इल्ज़ाम था। चौधरी रुखसार उस आदमी का नाम है। ये आप उसकी तस्वीर देखें मियाँ नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ ने इसको टिकट दिया और ये MLA बना आज़ाद कश्मीर से, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली आज़ाद कश्मीर PMLN के टिकट के ऊपर। और यहां पे मैनचेस्टर पुलिस के सामने इसने आना था क्योंकि जमानत करवा के गया हुआ है पाकिस्तान, और यहां मैनचेस्टर पुलिस के सामने इसको पेश होना था। तो वहां यह बताया गया कि जनाब इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये फ्लाई नहीं कर सकता, और ये उधर इलेक्शन लड़ रहा था और सोशल मीडिया के ऊपर इसकी सारी एक्टिविटीज पड़ी हुई थी। ये है नाज़रीन इनकी सूरत हाल। और भी कुछ बताऊंगा आपको। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।